जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोंटी टीचिंग सेंटर में। तो फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत आपके केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र के क्लास में। तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा ऑक्सीकरण अवकरण यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रियाएं। हम लोग पढ़ रहे हैं पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण, जिसमें हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे हैं। तो अभी कल हम लोगों ने पढ़ा था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी ऑक्सीकरण एवं अवकरण। हम लोग आज पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। हम लोगों का अगला टॉपिक है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। तो चलिए पढ़ते हैं। और जो भी इस चैनल को नए देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सर्कल में इस वीडियो को शेयर करें और अधिक से अधिक बेल आइकन को सभी लोग दबा लें ताकि जब वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहले जाए। तो हम लोगों का आज का टॉपिक है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक टू वर्ड्स से ही बना, एक्सो प्लस थर्मिक, यानी जब बाहर की कोई ऊर्जा, यानी वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है। क्या होता है? हीट ऑफ एनर्जी एग्जिट टू केमिकल रिएक्शन, यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ए केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड एक्सथर्मिक रिएक्शन, यानी जिस अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, ताप या ऊष्मा बाहर निकलता है, यानी जिस अभिक्रिया में ताप स्वयं ही बनता है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग देखे होंगे चूना, पहले, अब तो बहुत तरह के पेंट आ गए हैं, एशियन पेंट, ये वो बर्जर पेंट, लेकिन पहले पेंटिंग चूना से होती थी। तो चूना को जैसे ही पानी में डाला जाता है तो देखिएगा वो जैसे ही पानी में जाता है तो पूरा खौलने लगता था, यानी ऊष्मा उत्पन्न होती थी। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलता है, एग्जिट होता है, एक्सोथर्मिक, जिसमें बाहर ऊष्मा निकलता है, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। पहले में ऊष्मा बाहर निकलता है और दूसरे में ऊष्मा अवशोषित होता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित किया जाता है, यानी जब अभिकारक आपस में संयोग करते हैं तो प्रतिफल बनाने के पहले ऊष्मा को अवशोषित करके प्रतिफल का निर्माण करते हैं, तब उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ए केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मतलब अपनी तरफ, प्लस थर्मिक, यानी जो तापमान या ऊष्मा को अपनी तरफ खींचता है और ये क्या करता है, जो तापमान को बाहर की तरफ धकेलता है। तो एक में ऊष्मा अवशोषित होती है, दूसरे में ऊष्मा बाहर निकलती है। तो जिसमें बाहर निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक, और जिसमें ऊर्जा को अवशोषित करके वो रासायनिक अभिक्रिया संपूर्ण होती है उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। हम लोगों ने अभी पढ़ा ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। अब पढ़ेंगे दहन, कंब्यूशन
दहन क्या होता है, किस प्रकार से कोई पदार्थ जलता है, किस स्थिति में कोई पदार्थ जलेगा या किस स्थिति में कौन सा पदार्थ जलेगा या कौन सी स्थिति में कोई पदार्थ क्यों नहीं जलेगा, इन सब के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दहन, यानी जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करे तो उस प्रक्रिया को या उस क्रिया को या उस अभिक्रिया को हम लोग दहन कहते हैं। किसी भी पदार्थ को जलने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। हवा में ऑक्सीजन होता है, यदि हवा में ऑक्सीजन ना हो तो कोई पदार्थ जलेगा नहीं। यानी सीधी सीधी भाषा में जब हम इसे बोलेंगे तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया या वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करता है, उसे हम दहन कहते हैं। आप लोग कोई लकड़ी जलाते होंगे तो देखते होंगे कि लकड़ी से ऊष्मा भी निकलती है और प्रकाश भी निकलता है। यानी वो जो लकड़ी है वो किसकी उपस्थिति में जलती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। यानी वैसे पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा और प्रकाश देते हैं उन्हें हम दहन कहते हैं। लिखेंगे इट इज ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्टेड विद द ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कम्ब्यूशन। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न करता है, उसे हम दहन कहते हैं। दहन आप लोग समझ लिए होंगे। अब पढ़ेंगे कि दहन के लिए कौन कौन सी आवश्यक शर्तें होती हैं। कौन सी शर्त होगी तो दहन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो याद रखिएगा, दहन के लिए 3 आवश्यक शर्तें होती हैं। कौन कौन सी? 3 आवश्यक शर्तें होती हैं। पहला, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। यदि हम पत्थर को जलाएंगे तो जलेगा? नहीं जल सकता है। यानी दहन कराने के लिए दहनशील पदार्थ की उपस्थिति जरूरी है। वैसे पदार्थ की उपस्थिति जरूरी है जो जलता हो। यदि वैसा पदार्थ हम यूज करेंगे, उपयोग करेंगे जो नहीं जलता है, तो दहन की प्रक्रिया होगी ही नहीं। तो पहला शर्त दहन के लिए क्या होता है? दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, यानी फ्यूल। हमें ईंधन की जरूरत होती है, वैसे पदार्थ की जरूरत होती है जो कि जलता है। दूसरा होता है हमारा दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति। दहन तभी होगा जब ऑक्सीजन से उस पदार्थ का संयोग होगा। यानी दहनशील पदार्थ जब संयोग ऑक्सीजन से करेगा तभी दहन होगा। यानी दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति भी जरूरी है, यानी हवा भी जरूरी है जिसमें ऑक्सीजन होता है। यदि हवा नहीं रहेगा तो दहन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि जब ईंधन भीगा हुआ होता है तो उसमें से प्रकाश और ऊष्मा नहीं निकलता, सिर्फ धुआं निकलता है। यानी पूर्णतः ऑक्सीजन जो है उससे संपर्क नहीं कर पाता, इसीलिए वो पदार्थ पूर्णतः जलता नहीं, सिर्फ धुआं छोड़ता है। तीसरा है ज्वलन ताप की प्राप्ति। दहन की प्रक्रिया तभी संभव है जब वो पदार्थ अपने क्षमता तक जल जाए। यदि वो अपने क्षमता तक नहीं जल पाएगा तो वो पूर्णतः ऊष्मा और प्रकाश नहीं दे पाएगा। यानी जब कोई ज्वलनशील पदार्थ अपने ज्वलन ताप की प्राप्ति कर लेता है, आप लोग देखे होंगे कि जब कोई पदार्थ जलता है तो उसमें से कभी पीली लपटें निकलती है, कभी लाल लपटें निकलती हैं और कभी ब्लू लपटें निकलती हैं। तो नीली लपटें जब आपको ज्वाला की तरफ दिखाई देंगी, यानी वो पदार्थ अपने ज्वलन ताप की प्राप्ति कर चुका है, वो पूर्णतः जल रहा है। तो 3 शर्तें दहन के लिए हमेशा जरूरी होती हैं। देखिए मैंने लिखा है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति यानी फ्यूल, दहन के पोषण पदार्थ की उपस्थिति एयर विथ ऑक्सीजन, और ज्वलन ताप की प्राप्ति यानी टेम्परेचर अबव द इग्निशन टेम्परेचर। जब ये 3 चीज
हमारे पास रहेंगे या 3 कंडीशन हमारे पास रहेंगी तो दहन की प्रक्रिया जो होती है वो पूर्णतः हमारी संपन्न हो सकती है। तो ये था आपका दहन, कंब्यूशन। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो अगले हम सोमवार को पढ़ेंगे मोमबत्ती की ज्वाला क्षेत्र यानी फ्लेम एरिया ऑफ कैंडल। और उसके बाद आप लोगों का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा कुछ मैं कराऊंगा, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। आप लोगों का आज का 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा इसी चैप्टर से, जो आप लोगों के परीक्षा के लिए और अभी जो 2023 की जो मैट्रिक की परीक्षा होने वाली है उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए फिर अगले वीडियो में तब तक मिलेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।